जैसा कि हम लोग को पता है, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का छठा चैप्टर कर रहे थे, तरंग प्रकाश की दिशा, हाइगेंस का सिद्धांत। इसमें जो हमने कल तक हेडिंग कर ली थी वो कौन सा था? वो कल तक हेडिंग थी जो हमारी हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या हो गई थी? परावर्तन की। आज हम क्या करेंगे? हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या लिखेंगे? हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत द्वारा। हेडिंग लिखिए हाइगेंस की, हेडिंग क्या हो जाएगी? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत द्वारा, है ना। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, लिखे ना, तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसमें पहले चित्र देख लेते हैं, फिर इसका सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब मानते हैं क्या, ये हमारा जो है एक अपवर्तक पृष्ठ है जेड जेड डैश। ठीक है, जेड जेड डैश कैसा पृष्ठ है? जेड जेड डैश जो है एक अपवर्तक पृष्ठ है ना। जेड जेड डैश कैसा पृष्ठ हो गया? एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया। अब इस पर जो है दो किरणें आ रही हैं, है ना, दो प्रकाश की किरणें जो है आपतित हो रही हैं, है ना, दो प्रकाश की किरणें जो है आपतित हो रही हैं। अब ये किसका निर्माण करेंगी? तरंगाग्र का। हमको पता है क्या, जब किसी माध्यम में जो है प्रकाश की किरणें चलती हैं, जब किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें चलेंगी तो क्या होगा? माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, और माध्यम में वो अपृष्ठ जिस पर स्थित कंपन के सभी कण समान कला में होंगे। जब इस माध्यम में प्रकाश की किरणें चलेंगी तो कण कंपन करेंगे, और जो भी कण कंपन की समान कला में होंगे वो किसका निर्माण करेंगे? तरंगाग्र का। ठीक है, तो मान लेते हैं ये जो है, ये दोनों तरंगे एक तरंगाग्र का निर्माण कर रही है। नाम क्या है? AB। ठीक है, नाम क्या है इनका? AB। अब तरंगाग्र है क्या? कणों का समूह है, इस पर ऐसे बहुत से कण पाए गए होंगे। ठीक है, जो क्या करेंगे? हाइगेंस ने बताया था, ये जो कण है वो नए स्रोत का कार्य करेंगे। ठीक है, कण क्या करने वाले हैं? नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, और फिर एक नई तरंग निकालेंगे, जिसे हम द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। जिसे कौन सी तरंगिका बोलेंगे? जिसे हम द्वितीयक तरंगिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये सभी कण किसका कर रहे हैं? द्वितीयक तरंगिका का। ये कितने समय पर था? t बराबर 0 पर है। ठीक है, ये जो किरण टकराई है कहाँ? t बराबर 0 समय पर टकराई है। अब यहाँ से क्या निकलने वाली है? द्वितीयक तरंगिका। यहाँ से क्या निकलेगी? द्वितीयक तरंगिका। तो यहाँ से जो है द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ठीक है, द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं आगे बढ़ेंगी, है ना। द्वितीयक तरंगिकाएं माध्यम में जो है प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं क्या करेंगी? माध्यम में प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ेंगी। तो t बराबर, ध्यान दीजिए, ये दो किरणें हैं, मान लेते हैं P और Q है। तो जब तक P जो है कहाँ पर है? A पर है। t बराबर 0 सेकेंड पर, t बराबर 0 समय पर जो है P कहाँ पर था? A पर था। उस समय जो है Q कहाँ पर है? B पर। ठीक है, Q कहाँ पर है? B पर। अब यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकली है। यहाँ से क्या निकली है? यहाँ से जो है द्वितीयक तरंगिका निकली है ना। यहाँ से जो है, यहाँ से निकली द्वितीयक तरंगिका। ऐसे चाप के आकार में तरंगिकाएं निकलती हैं। तो मान लेते हैं द्वितीयक तरंगिका जो निकलकर B से जो है कहाँ पहुंची है? A डैश पर पहुंची है। कितने समय में? t बराबर t। ठीक है, मान लेते हैं यह माध्यम है विरल। ठीक है, यह माध्यम कैसा है? विरल। और यह माध्यम है सघन। यह माध्यम क्या हो गया? सघन। तो विरल से सघन में प्रकाश जा रहा है, तो B से द्वितीयक तरंगिका निकली है और t समय में A डैश पर टकराई है। उतने ही समय में जो है A से जो है द्वितीयक तरंगिका निकल जाएगी। ये सब कण ही है। ठीक है, ये क्या है? तरंगाग्र पृष्ठ है ना। तो ऐसा तरंगाग्र होता है, रेखा के लंबवत होगा, तो यह क्या हो जाएगा? इसके लंबवत हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? यहाँ से भी द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। ठीक है, ऐसे द्वितीयक तरंगिका जो है क्या करती है? यहाँ से जो है, यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलती है, जो माध्यम में कौन सी चाल से आगे बढ़ेगी? माध्यम में जो है प्राथमिक चाल से, प्राथमिक तरंग की चाल से आगे बढ़ती है ना। ये हाइगेंस ने बताया है। ठीक है, यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकली है। तो जब तक B से A तक द्वितीयक तरंगिका निकल कर पहुंची है, कितने समय में पहुंची है? t बराबर t समय में पहुंची है। t बराबर t समय में, उतने में जो है A से जो है द्वितीयक तरंगिका निकली, उतने में A से द्वितीयक तरंगिका निकली और कहां पर पहुंच गई है? और जो है पहुंच गई है हमारी, थोड़ा ऐसे दिखाएंगे, हमारी जो है द्वितीयक तरंगिका निकलकर पहुंच गई है B डैश पर। ठीक है, द्वितीयक तरंगिका निकलकर कहां पहुंची है? द्वितीयक तरंगिका निकलकर पहुंच गई है B डैश पर। जितने समय में B से A डैश पर द्वितीयक तरंगिका निकलकर पहुंची, उतने समय में A से जो है
बी डैश पर एक द्वितीय तरंगिका निकल कर क्या हो गई है, निकल कर आगे बढ़ी है। ठीक है, द्वितीय तरंगिका निकल कर जो है आगे बढ़ी, इसको थोड़ा और सही से बना सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे तो एक अभिलंब खींचना होगा। ठीक है, तो लंब अभिलंब की ओर झुकते हुए किरण जाएगी। ठीक है, अभिलंब की ओर किरण क्या होगी, झुकते हुए जाएगी। ठीक है, तो ऐसे दिखाते हैं। ज्यादा झुक रही है, किरण को सही कर लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ से चाप कटा था। ठीक है, ऐसे किरण जा रही है ना। ऐसे किरण क्या हो रही है, द्वितीय तरंगिका है, जब तक बी से निकलकर द्वितीय तरंगिका ए डैश पर पहुंची है उतने ही समय में ए से द्वितीय तरंगिका निकलकर कहाँ पहुंच गई है, बी डैश पर। ठीक है, ए डैश से बी डैश को मिलाओगे तो एक नया तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तित तरंगाग्र। ये कौन सा तरंगाग्र था, आपतित था। ठीक है, ए डैश को बी डैश से मिलाओगे तो कौन सा तरंगाग्र बनेगा, ए डैश को बी डैश से मिलाओगे तो ये हो जाएगा अपवर्तित तरंगाग्र। ठीक है, मानते हैं विरल माध्यम में जो चाल है वो कितनी है, वी डैश है, और सघन माध्यम में जो चाल है वो क्या है, विरल माध्यम में चाल v1 है। विरल माध्यम में चाल कितनी है, विरल माध्यम में चाल हो जाएगी v1, और सघन माध्यम में चाल कितनी हो गई, सघन माध्यम में चाल हो गई v2। अब हमको पता है विरल माध्यम में, ठीक है, फोको ने बताया था। ठीक है, क्या विरल माध्यम में चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में चाल क्या होगी, कम। तो जितने समय में, मान लो t समय लगा होगा। ठीक है, t बराबर t समय में जो है ना पहुंचा है, b से तरंग निकलकर t समय में a डैश पर पहुंची है, तो इसने कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, हमको क्या पता है, दूरी बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो b से a डैश तक पहुंचने में जो है दूरी कितनी है, b a डैश है, चाल हम कह रहे हैं इस माध्यम में v1 है, इस माध्यम में चाल कितनी है, v1 है, और कह रहे हैं t समय में पहुंची है तो v1 गुणे t, यानी b a डैश बराबर हो जाएगा v1 इंटू t। b a डैश दूरी कितनी है, v1 इंटू t है। कितनी दूरी है, v1 इंटू t है। इसी प्रकार a से b डैश तक तरंग पहुंची है, लेकिन इस माध्यम में चाल कितनी है, v2। समय तो वही लगा है, जितने समय b से a डैश पर तरंग पहुंची है उतने ही समय में a से द्वितीय तरंगिका निकलकर b डैश पर पहुंची है। कहां पहुंची है, b डैश पर। तो यहाँ पे जब दूरी निकालोगे तो यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी दूरी बराबर वही सूत्र लगेगा, चाल गुणे समय। समय तो वही है, ठीक है, लेकिन दूरी बदल जाएगी, तो हो जाएगा ए बी डैश बराबर किसके, ए बी डैश बराबर v2 गुणे t। हमको पता है सघन माध्यम में चाल कम होगी और विरल माध्यम में चाल क्या होगी, अधिक होगी। सघन माध्यम में चाल कम होगी, विरल माध्यम में चाल क्या होने वाली है, अधिक होने वाली है। तो यह दूरी कम होगी या दूरी ज्यादा होगी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी हो जाएगी v2 इंटू टी। v2 इंटू क्या हो गई, v2 इंटू टी हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर जो है पृष्ठ पर अभिलंब डाला है। ठीक है, यहाँ पर हमने पृष्ठ पर क्या डाल दिया है, पृष्ठ पर लंब डाल दिया है। ठीक है, पृष्ठ पर हमने क्या किया, पृष्ठ पर लंब डाला है। इसी तरह यहाँ पे भी पृष्ठ पर लंब डालेंगे। यहाँ पे भी जो है पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया, लंब डाल दिया। जो जेड डैश है वो पृष्ठ पर लंब है। ये ध्यान रखना है कि ये जो तरंगाग्र होता है लंबवत होगा किरणों। ठीक है, ये पी क्यू और इसको मान लेते हैं आर और यस। ठीक है, आर और यस। तो ये जो तरंगाग्र है इस रेखा के लंबवत है, इसके भी लंबवत है और इस रेखा के भी लंबवत है। इसी तरह ये जो तरंगाग्र है, ये जो तरंगाग्र है ये भी लंबवत है। ठीक है, ऐसे ये रेखा के क्या होने वाले हैं, रेखा के लंबवत। ये जो है कितने अंश के कोण पर होंगे, 90 अंश के कोण पर होंगे। ठीक है, रेखा के लंबवत होते हैं तरंगाग्र। तो अब ध्यान रखिए ये कौन सी किरण थी, ये दोनों आपतित किरणें थी। ठीक है, दोनों कौन सी किरणें हैं, दोनों जो है आपतित किरण है। ठीक है, अब क्या होगा, आपतित किरण पृष्ठ के अभिलंब द्वारा जो कोण बनाएगी उसे कौन सा कोण बोलेंगे, उसे बोलेंगे आपतन कोण आई। ठीक है, उसे कौन सा कोण बोलेंगे, आपतन कोण आई। अब हमको पता था यह पूरा कितने अंश का कोण था, यह पूरा 90 अंश का कोण था, तो 90 में से आई घट जाएगा। ठीक है, समझिए इसको, ऐसे है ना, ये पृष्ठ हो गया। यहां पर जो है हमने क्या कर दिया, लंब डाला है। यह आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बना रही है आई, चूंकि यह पूरा कोण 90 का है। ठीक है, पूरा कोण कितने का है, 90 का। तो ये वाला कोण कितना रह जाएगा, जब इसमें से आई निकल गया तो ये वाला कोण रह जाएगा 90 माइनस आई। कितना रह जाएगा, 90 माइनस आई। किसकी बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, 90 माइनस आई हो गया। ठीक है, तो यह कोण कितना होगा, देखिए अब यह हमको पता है, इसको बंद करिए। तो यह पूरा कोण कितने का है, यह पूरा कोण 90 का था। 90 में से 90 माइनस आई घटाओगे तो यह कोण हमको पता चल जाएगा। ठीक है, यह कोण कितना आएगा, ये वाला जो कोण है वह कितना आने वाला है, ये वाला जो कोण है कितना आएगा, 90 में से 90 माइनस आई घटाओगे
तो हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस आई, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 90 और हो जाएगा प्लस आई, 90 से 90 कट गया, कितना आएगा आई आएगा। इस प्रकार ये जो कोण है वह कितना आएगा, यह कोण हो जाएगा आई, यह कोण कितना हो गया आई, ठीक है। इसी तरह जो है कैसे आया है, 90 में से 90 माइनस आई घटाओगे, यह पूरा कोण घटाओगे इस पूरे कोण में से, ठीक है, क्योंकि यह हमको दिख रहा है यह पूरा कोण 90 का होगा, तो 90 माइनस आई इसमें से घट जाएगा, तब तो यह कोण पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह कोण कितना आया आई आया। इसी तरह ध्यान दो, ये कौन सी किरण थी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसे बोलेंगे अपवर्तन कोण आर। अभी हमने बताया था रेखा पर लंब होगा तो ये पूरा 90 का होगा, ठीक है, ये पूरा कितने का होगा 90, तो 90 में से यह आर घटाओगे तो कितना आएगा 90 माइनस आर, ठीक है। देख सकते हैं इसको भी, यहां पर ऐसे बन रहा है ना, देखिए इसमें क्या है, इसमें ऐसे किरण आ रही है, ठीक है, हमने ऐसे लंब डाला है यहाँ पर, ठीक है, हमने क्या किया है लंब। अब यह कौन सी किरण थी, अपवर्तित किरण थी। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्तन कोण आर बोल रहे हैं। अपवर्तन कोण क्या बोल रहे हैं आर। तो हमने अभी क्या बताया था, रेखा पर लंब होते हैं तरंगाग्र, तो ये तो पूरा 90 है, 90 में से यह आर घटाओगे तो यह कोण कितना आएगा 90 माइनस आर, यह कोण कितना आ गया 90 माइनस आर, तो यह कितना आएगा, यह कितना आएगा, देखोगे ना ऐसे, इसको हमने अगर बंद कर दिया, इसको हमने अगर बंद कर दिया, ठीक है, तो यह पूरा 90 था, यह पूरा कितना था, ये पूरा जो है 90 था, ठीक है, पूरा कितना था 90, 90 में से 90 माइनस आर घटाओगे, मतलब 90 माइनस आर हो जाएगा, तो 90 माइनस 90 और प्लस आर हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, यह कोण कितना आया, ये वाला कोण कितना आ गया आर, मतलब यह वाला कोण कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, ठीक है। यहां से समझ सकते हैं ये कोण कितना आएगा आर और यह कोण कितना आएगा आई, ठीक है। इस प्रकार हमने कोणों का क्या कर दिया, निर्धारण कर लिया। इस प्रकार हमने कोणों का क्या कर लिया, निर्धारण। यह हो जाएगा इसका चित्र हो जाएगा, ठीक है। ये जो है हाइगेंस की तरंग सिद्धांत पर जो है तरंगों की व्याख्या का क्या हो गया, चित्र हो गया, ठीक है। तो पहले लिखिए इसको, इस चित्र को बनाने के बाद लिखिए, चित्र को बनाइए और लिखिए फिर। यह माध्यम एक है, माध्यम विरल है, ठीक है, यह माध्यम कैसा है विरल, और यह माध्यम कैसा है, यह माध्यम जो है सघन है, यह माध्यम कैसा है सघन है। तो लिखिए अब इसमें देखो माना, या पहले एक लाइन लिख लो फिर माना लिखो, इस चित्र को बनाओ और फिर लिखो आगे। देखो जब कोई तरंग, इस चित्र को बनाने के बाद देखिए, जब कोई तरंग एक समांग माध्यम से, चित्र को बनाइए और लिखिए, जब कोई तरंग एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब कोई तरंग एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, हो गया। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिखो अपवर्तन की घटना में, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की घटना में तरंग की चाल तथा तरंगदैर्घ्य, अपवर्तन की घटना में तरंग की चाल तथा तरंगदैर्घ्य, हो गया। अपवर्तन की घटना में तरंग की चाल तथा तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाती है, हो गया। तरंग की चाल तथा तरंगदैर्घ्य दोनों बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती, हो गया ना। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या क्या बदलेगा, चाल और तरंगदैर्घ्य, ये ध्यान रखने की चीज है। क्या नहीं बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्या बदलेगा, चाल और तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति नहीं बदलेगी। अब लाइन छोड़िए और लिखिए आगे। लिखो माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो
विरल माध्यम, जो विरल माध्यम को सघन माध्यम से, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो विरल माध्यम को सघन माध्यम से पृथक करता है, जो विरल माध्यम को सघन माध्यम से पृथक करता है। तो क्या, जो विरल माध्यम को सघन माध्यम से पृथक करता है। माना विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, माना विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 हो गया। माना विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। तो क्या, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। हो गया ना। देखिए, एक समतल तरंगाग्र AB, एक समतल तरंगाग्र AB, तो क्या, एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। हो गया, एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है तथा t बराबर 0 समय पर, तिरछा आपतित होता है तथा t बराबर 0 समय पर यह अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को, t बराबर 0 समय पर यह अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को, तो क्या, यह अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। बिंदु A पर स्पर्श करता है। तो क्या, बिंदु A पर स्पर्श करता है। लिखो, हाइगेन्स के सिद्धांत से, हाइगेन्स के सिद्धांत से तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से, हाइगेन्स के सिद्धांत से तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। हो गया, हाइगेन्स के सिद्धांत से तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। तो क्या, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। देखिए, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। देखो, तरंगाग्र जैसे जैसे, तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह पृष्ठ के A व A डैश, तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ता है वह पृष्ठ के A व A डैश के सभी बिंदुओं से टकराता है। तो क्या, सभी बिंदुओं से टकराता है। देखो, द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं पहले माध्यम में, द्वितीयक तरंगिकाएं पहले माध्यम में v1 चाल से तथा दूसरे माध्यम में v1 चाल से तथा दूसरे माध्यम में v2 चाल से
हो गया, तथा दूसरे माध्यम में v2 चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है, v2 चाल से आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना, v2 चाल से आगे बढ़ती हैं। लिखो तरंगाग्र का बिंदु B, तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ के, तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ के बिंदु A डैश पर पहुंचने में, तरंगाग्र का बिंदु B पृष्ठ के बिंदु A डैश पर पहुंचने में t समय लेता है। हो गया, A डैश तक पहुंचने में t समय लेता है। अतः BA डैश बराबर, अतः BA डैश बराबर, हो गया, अतः BA डैश बराबर V1t। ठीक है, अतः BA डैश बराबर V1t। कोष्टक में लिख लेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो क्या लिखे, BA डैश बराबर V1t। हो गया, V1t लिखो। तथा बिंदु A से, तथा बिंदु A से दूसरे माध्यम में, तथा बिंदु A से दूसरे माध्यम में चलने वाली, हो गया, बिंदु A से दूसरे माध्यम में चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, बिंदु A से दूसरे माध्यम में चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं t समय में, द्वितीयक तरंगिकाएं t समय में B डैश पर पहुंच जाती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं B डैश पर पहुंच जाती हैं। अतः AB डैश बराबर, अतः AB डैश बराबर V2t। हो गया ना, अतः AB डैश बराबर V2t। लिखे, अतः AB डैश बराबर V2t। लिखो, पृष्ठ के, AB डैश बराबर V2t लिखिए, पृष्ठ के बिंदु A व A डैश के बीच, पृष्ठ के बिंदु A व A डैश के बीच सभी बिंदुओं से, तो क्या, पृष्ठ के बिंदु A व A डैश के बीच सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं, सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में समय t पर, A व A डैश से सभी बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं दूसरे माध्यम में समय t पर A डैश B डैश पर, हो गया, समय t पर A डैश B डैश पर स्पर्श करती हैं। समय t पर A डैश B डैश पर स्पर्श करती हैं। अतः A डैश B डैश, हो गया, अतः A डैश B डैश A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र है। A डैश B डैश, हो गया, अपवर्तित तरंगाग्र है। लिखो, चित्र में
इसको मान सकते हैं ना, इसको यन मान लो अभिलंब को, और इसको क्या मान लोगे, यन डैश। ठीक है, तो लिख लो चित्र में यन व यन डैश, चित्र में यन व यन डैश पृष्ठ जेड जेड डैश के बिंदु, चित्र में यन व यन डैश पृष्ठ के जेड जेड डैश, पृष्ठ जेड जेड डैश के बिंदु, पृष्ठ जेड जेड डैश के बिंदु ए व ए डैश पर अभिलंब हैं। तो क्या ए व ए डैश पर अभिलंब हैं, है ना, अभिलंब है। अतः ए व ए डैश पर अभिलंब है। अतः चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया है ना, कैसे हो रहा है ये ध्यान रखिएगा। चूंकि लिख सकते हैं यहाँ पे, एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि विरल माध्यम में जो है ना, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक, जबकि सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम है, प्रकाश की चाल कम होती है। किसने बताया था, फोको ने ना, न्यूटन का कणिका सिद्धांत जब गलत कर रहे थे, गलत उन्होंने सिद्ध किया था। अर्थात क्या v1 बड़ा होगा किससे, v1 बड़ा हो जाएगा v2 से, v1 किससे बड़ा हो जाएगा, v2 से। अब हम चलिए देखते हैं, अब क्या देखेंगे, ठीक है, आपतन कोण कौन सा है, आपतन कोण हो जाएगा कोण PAN, PAN कौन सा कोण हो जाएगा, आपतन कोण किसके बराबर है, I के। ठीक है, और कौन सा कोण, कोण NAB, ठीक है, NAB किसके बराबर है, 90 - I के। और कौन सा है, NAB तो 90 - I हो गया। BAA डैश, ठीक है, BAA डैश किसके बराबर हो जाएगा, I के। BAA डैश बराबर किसके, I के। कैसे हुआ था, ठीक है, हमने क्या किया था, 90 में से जो है 90 - I घटाया था, 90 में से 90 - I घटाया, तो 90 - 90 और प्लस I हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यह I आ जाएगा। ठीक है, तो कोण BAA डैश बराबर कितना है, BAA डैश बराबर हो गया है I। ठीक है, और क्या देख रहे हैं, और इसमें आ जाओ, अब कौन सा कोण, यस ए डैश यन डैश, यहां नीचे मान लो, यस ए डैश यन डैश, ठीक है, कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, अपवर्तन कोण, कोण यस ए डैश यन डैश बराबर किसके, आर के। और कौन सा कोण हो जाएगा, और कोण कौन सा हो जाएगा जी, ये ए डैश यन डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश यन डैश बी डैश, कोण ए डैश यन डैश और बी डैश बराबर किसके, बराबर 90 - R के। ठीक है, बराबर कितना हो रहा है, 90 - R। और कौन सा कोण, B डैश A डैश A, B डैश A डैश A बराबर हो जाएगा 90 - 90 - R। ठीक है, यह कोण कैसे R आया है, 90 - 90 - R, तो कितना हो जाएगा, 90 - 90 और प्लस R, यानी हो जाएगा BA डैश A डैश, BA डैश A बराबर कितना, BA डैश A बराबर हो जाएगा R। ठीक है, BA डैश बराबर कितना हो गया, R हो गया। पूरा आ रहा है फ्रेंड इसमें, चलिए ठीक है, आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, है ना। क्या लिखना था हमको, ये कितना आया, 90 में से घटाओगे तो, ठीक है, B डैश A बराबर हो गया था हमारा R। ठीक है, BA डैश A बराबर R हो गया था, R और S किरण थी वहां पे। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो गया हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं एक त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज को ध्यान देते हैं, क्या होगा, कौन से त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज BAA डैश। ठीक है, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज BAA डैश में। ठीक है, त्रिभुज BAA डैश में, चाहो तो बना लो, है ना।
ये हो जाएगा बी ए और ए डैश, बी ए डैश। तो त्रिभुज बी ए डैश में यह कोण आई है, तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, इसके सामने की यह भुजा लंब हो गई। हम इसमें क्या निकालेंगे, हम इसमें निकालते हैं साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारा कोण क्या है, आई है, तो साइन आई बराबर हो जाएगा कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, मतलब बी ए डैश हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बी ए डैश बराबर V2T था और एक और था ए बी डैश बराबर कितना था V2T, या V1T है और यह V2T है, ठीक है। तो साइन आई बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो आ रहा है साइन आई बराबर हो जाएगा कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब है, मतलब बी ए डैश लंब हो गया, और कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण जो है तिरछी भुजा हो जाएगी, या भुजा जो है कर्ण हो जाएगी, ठीक है। या भुजा कौन सी हो जाएगी, या भुजा कर्ण हो जाएगी, क्योंकि इसी पर लंब बना था ये, ठीक है। तो यह भुजा कर्ण हो जाएगी, ए डैश हो जाएगा, मतलब साइन आई बराबर जो आएगा बी ए डैश का मान कितना था, बी ए डैश का मान है हमारा V1T, तो V1T और बटे हो जाएगा ए डैश समीकरण नंबर 1, V1T और ए डैश समीकरण नंबर 1। अब अगला दूसरा त्रिभुज बात कर लेते हैं, कौन से त्रिभुज में, ये B डैश ए, त्रिभुज B डैश ए में, ठीक है। त्रिभुज B डैश ए में बना सकते हो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कोण, कोण के सामने भुजा लंब हो गई, ये वाली तिरछी भुजा हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा ए और ए डैश, और ये कितना है बी डैश, ये कोण आर है, ठीक है। ये कोण क्या है आर, आर के सामने की भुजा हो गई लंब, ठीक है। तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, तो हम क्या निकालेंगे, अब हम जो निकालेंगे वह निकालेंगे साइन आर, साइन आर बराबर फिर वही हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा यह लंब हो गई, यह हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन आर बराबर हो जाएगा, थोड़ा और इधर लिखते हैं, हो जाएगा हमारा साइन आर बराबर कोण के सामने की भुजा, आर के सामने की भुजा लंब हो गई, मतलब ए बी डैश लंब हो गया और ए डैश हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन आर बराबर ए बी डैश का मान कितना है, ए बी डैश का मान है V2T और बटे ए डैश, इसको क्या बना दिए, समीकरण नंबर 2 बना दिए। कौन सा समीकरण बनाए, समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में भाग कर दो समीकरण 2 का, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा साइन आई और बटे साइन आर, ठीक है। साइन आई बटे कितना आएगा, साइन आर, समीकरण 1 यहाँ पे है, साइन आई बटे यहाँ पे हो जाएगा साइन आर, और इसका मान कितना है, इसका मान है V1T और बटे कितना है ए डैश, इसी तरह है यहाँ पे V2T और बटे कितना हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए डैश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ए डैश हो गया। अब इधर का मिटा देते हैं, ठीक है, इधर का कर लेंगे, इधर का मिटाते हैं, तो ध्यान देंगे आगे इस चीज को मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं उधर से। तो कितना आया है, हमारा जो आया है साइन आई, ठीक है, फिर से उसको लिख लेते हैं एक बार, वहां पे नहीं दिख रहा होगा, तो साइन आई और बटे साइन आर बराबर कितना था V1T और बटे ए डैश, और यहाँ पे है V2T बटे ए डैश, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर, तो हो जाएगा V1T और बटे ए डैश, या भिन्न ऊपर जाके बदल जाएगी, तो ए डैश ऊपर चला जाएगा, V2T नीचे आ जाएगा, ए डैश से ए डैश कट गया, ठीक है, ए डैश से ए डैश कट गया, T से T कट जाएगा, तो कितना आएगा, हमारा आ जाएगा साइन आई और बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर, और बराबर कितना आया, V1 बटे V2 आया, ठीक है। साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। अब हम चूंकि क्या जानते हैं, ठीक है, अगर इस माध्यम का अपवर्तनांक n1 है और इस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है n2, ठीक है, तो क्या होगा, चूंकि हम क्या पढ़े हैं, n बराबर C बटे V से, n बराबर C बटे V से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n बराबर C बटे V, या V बराबर क्या लिख सकते हैं,
v बराबर c बटे n हो जाएगा ना, v बराबर c बटे n से कितना आ जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा। हमको क्या सिद्ध करना है, स्नेल का नियम सिद्ध करना है, ठीक है। अपवर्तन का दूसरा नियम ही स्नेल का नियम है, मतलब हमको ये सिद्ध कर देना है क्या, साइन i बटे साइन r बराबर n2 बटे n1 या 1n2 सिद्ध कर दो, 1n2 सिद्ध कर दो, जिसको हम नियतांक भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नियतांक। यही चीज हमको सिद्ध करनी है, यही बातें हमको क्या करनी है, यही चीज हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, तभी हम कह पाएंगे कि जो है अपवर्तन का नियम सिद्ध हुआ, ठीक है। यही चीज ध्यान में रखिए, यही चीज हम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमको अभी क्या मिल चुका है, साइन आई बटे साइन आर बराबर v1 बटे v2 मिल चुका है। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में सबकी चाल समान है, तो c बटे कितना आ जाएगा, c बटे n1, ठीक है, c बटे n1 तथा v2 बराबर कितना आ जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा c बटे n2, c बटे कितना आ जाएगा, c बटे n2। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, समीकरण 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, ठीक है, कहां से, समीकरण 3 से। तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर और बराबर कितना है, v1 की जगह कितना लिखेंगे, c बटे n1 और v2 की जगह c बटे n2। अब यह भिन्न नीचे जाके ऊपर बदल जाएगी, नीचे वाली भिन्न ऊपर जाकर बदल जाएगी, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। तो यहाँ पे क्या आया, c बटे n1, भिन्न ऊपर जाके बदल गई तो n2 बटे c हो जाएगा, c से c कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, ठीक है, n2 बटे n1। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि n2 बटे n1 बराबर किसके, 1n2, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष, है ना, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या हो गया, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। n2 बटे n1 क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या आने वाला है, हमारा आ गया ना स्नेल का नियम, ठीक है। क्या आया, हमारा आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2 और इसे क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, इसे जो है हम नियतांक बोलेंगे। इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार जो है यही स्नेल का नियम जो है सिद्ध हो गया। किसके सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर जो है स्नेल का द्वितीय नियम सिद्ध कर पाए हैं। इस प्रकार हम कहेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर हमने अपवर्तन की व्याख्या कर ली है। लिखेंगे यही जो है किसका नियम है, यह नियम किसका है, यह जो नियम है वह स्नेल का है, ठीक है। यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है, ठीक है। यही स्नेल का जो है किसका नियम है, यही स्नेल का अपवर्तन, यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है, ठीक है। देखिए इसको, यही स्नेल का अपवर्तन का नियम ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से जरूर ही हर साल पेपर में जो है एक तो अवश्य ही आएगा, अपवर्तन या परावर्तन में से, ठीक है, अपवर्तन या परावर्तन में से एक जरूर आता है। तो लिख लो, यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है, जो कि किसका नियम है, जो अपवर्तन का द्वितीय नियम है, ठीक है। अपवर्तन का कौन सा नियम है, अपवर्तन का जो है द्वितीय नियम है, ठीक है। अपवर्तन का कौन सा नियम है, अपवर्तन का द्वितीय नियम है। लिखिए इसको। अब हम देख क्या रहे हैं, आपतित किरण, ये कौन सी किरण थी, ये वाली किरण अपवर्तित किरण थी, दोनों, ठीक है। ये दोनों किरणें कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। तो क्या देख रहे हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में है, जो अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या था, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, या अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो यहाँ पे हमने अपवर्तन का द्वितीय नियम कर दिया है, ठीक है। इसको लिखने के बाद नीचे लिखेंगे, इसको लिखिए और फिर नीचे लिखिए, लिखिए और नीचे लिखिए। देखिए चित्र से स्पष्ट है कि
यहां तक हो जाएगा, फिर इसके नीचे लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, हो गया, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में हैं, हो गया। चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में हैं, जो अपवर्तन का प्रथम नियम है, हो गया। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में हैं, जो अपवर्तन का प्रथम नियम है, हो गया। अपवर्तन का प्रथम नियम है, पूरा आ रहा है ना इसमें, ठीक है, ठीक है, लिख लिए। जो अपवर्तन का प्रथम नियम है। कल हम 2 हेडिंग और बच रहे हैं, कल उसको खत्म करके न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कर लेंगे इसको, आगे जो है कल होगा।